कि इसमें क्या है, रियान है एक, उसका जो डिवोर्स हुआ है वो कब हुआ, 30 दिसंबर 2025 को उसका डिवोर्स हो गया। और उसने जो होम है वो मोर देन हाफ, उसने क्या किया, उसकी कॉस्ट पे की जो, एंड हिज क्वालिफिकेशन डॉटर लिव विद हिम ऑल ईयर। और जो उसकी डॉटर है वो पूरा साल उससे साथ रही। तो पहले हमने कौन सा स्टेटस टेस्ट करना है ये देखना है। तो आंसर तो इसका HOH होगा, लेकिन जो रियान है ईयर एंड पे वो क्या होगा, वो अनमैरिड है और वो HOH का फैक्ट टेस्ट करता है। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है। तो पहले हम इसका रूल एंड लिमिट देख लेते हैं। तो फाइलिंग स्टेटस अफेक्ट करता है किसको, टैक्स रेट को, स्टैंडर्ड डिडक्शन को, क्रेडिट एलिजिबिलिटी और मैनी फेज आउट को। तो फाइलिंग स्टेटस पे ही डिपेंड करेगा आपका टैक्स रेट, आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन और आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। द करेक्ट स्टेटस इज बेस्ड प्राइमली ऑन मैरिटल एंड हाउस होल्ड फैक्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर। और जो आपका स्टेटस देखा जाएगा वो करेक्ट स्टेटस देखा जाएगा आपके मैरिटल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए और HOH को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर को। अगर अनमैरिड है टैक्स पेयर तो उसको डायरेक्ट सिंगल हमने मार्क नहीं करना है, ये बात मैंने आपको बताई है। उसको पहले हमने HOH या फिर KWSS उसका चेक करना है। KWSS मतलब क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, मतलब जिसका हस्बैंड की डेथ हो गई है या जिसकी वाइफ की डेथ हो गई है तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस। तो दिसंबर 31 तक अगर मान लो फाइनल डिवोर्स या फिर सेपरेट मेंटेनेंस डिग्री है तो जनरली वो सारे पूरे ईयर के लिए क्या माना जाएगा, वो अनमैरिड माना जाएगा। यही बात इसमें लिखी हुई है पहले वाले पॉइंट में। सेकंड में लिखी है कि लिव अपार्ट विदाउट ए फाइनल डिग्री डज नॉट बाय द इटसेल्फ मेक द स्पाउस अनमैरिड, मतलब कि सिर्फ अलग रहने से ही और बिना फाइनल डिग्री के टैक्स पेयर को हमने अनमैरिड नहीं मानना है, ये बात हमने देखनी है। और लिखा हुआ है अगली पॉइंट कि जो हमारा सेम सेक्स मैरिज है वो फिर क्या है, वो उसको फेडरल टैक्स क्या मानता है, उसको लीगल मानता है। मतलब कि USA में जैसे कल्चर है कि लड़का लड़के से शादी कर रहा है और लड़की लड़की से शादी कर रही है तो सेम सेक्स उनको बोलते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो उनकी लीगल मानी जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और ए सिविल यूनियन और रजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्टनरशिप दैट आर नॉट ए मैरिज। और अगर कोई भी सिविल यूनियन या फिर मान लो कोई भी रजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्टनर के रूप में वो रह रहे हैं आपस में, तो फिर वो वहाँ पे वो मैरिज नहीं मानी जाती। वो मैरिज नहीं मानी जाएगी किसके पर्पज के लिए, फेडरल टैक्स पर्पज के लिए। और लास्ट पॉइंट है स्पाउस की डेथ के ईयर में सर्वाइविंग स्पाउस जनरली मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली यूज कर सकता है, अदरवाइज एलिजिबल और ईयर एंड से पहले रीमैरिज नहीं हुई है तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। तो जो हमने देखना है वो डिसीजन कैसे देखना है, रिवीजन डिसीजन हमने जो फॉलो करना है, सबसे पहले उसका स्टेटस देखेंगे 31 दिसंबर को। उसके बाद देखेंगे अनमैरिड और टेस्ट करेंगे HOH और QSS बिफोर चूजिंग सिंगल। एंड मैरिड है तो टेस्ट करेंगे MFJ और MFS, कंसीडर करेंगे अनमैरिड HOH। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और भी ज़्यादा क्लियर होगी हमारी बात। जो कि क्वेश्चन है कि रियान का जो डिवोर्स है वो कब हुआ है, 30 दिसंबर 2025 को उसका क्या हुआ है, डिवोर्स हुआ है। और उसने जो होम का है वो मोर देन हाफ कॉस्ट क्या की है, पे की है। और उसकी जो डॉटर है पूरे साल उसके साथ रही है। तो पहले हमें कौन सा टेस्ट देखना होगा, तो अगर जो HOH के लिए है, अगर कोई उसका मान लो कोई भी उसकी डॉटर वगैरह उसके साथ रहती है और उसने मोर देन हाफ पे किया है तो वो वहाँ पे क्या बन जाएगा, HOH बन जाएगा। ये हमने देखना है।
तो जो फाइनल डिवोर्स बाय द ईयर एंड क्या है, रियान क्या है, अनमैरिड है, और क्वालिफाइंग चाइल्ड एंड होम कॉस्ट फैक्ट आर प्रेजेंट। तो आंसर क्या हो गया, हेड ऑफ हाउस होल्ड शुड बी ट्रीटेड बिफोर सिंगल। तो ये हमने देखना है, सिंगल इज फॉल बैक स्टेटस नॉट ऑलवेज द बेस्ट और करेक्ट फर्स्ट चॉइस। तो क्वेश्चन जो आएगा आपने ये, वहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे सिंगल लिखा होगा, तो आपने ना मोस्ट प्रोबेबली ये चांस रहेंगे कि वो आपका एच ही होगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा। सिंगल का आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्क एंड नीना जो है दिसंबर 31 को क्या थे, लीगली मैरिड थे, और वो 10 मंथ आप क्या रहे, अलग रहे, 10 मंथ क्या रहे, अलग रहे। लेकिन फाइनल डिवोर्स या फिर सेपरेट मेंटेनेंस डिग्री उनके पास नहीं थी, कोई भी उनके पास वो नहीं थी। तो नो कंसिडरेशन अनमैरिड एच फैक्ट अप्लाई विच स्टेटस इज करेक्ट। तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम मैरिड ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, लीगली कोई भी फाइनल डिवोर्स का वो नहीं था। तो उसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे MFJ ही मान के चलेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन भी देखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपने इनको और भी अच्छे से देख के चलोगे तो ये आपके हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिंगल की। तो सिंगल कौन है, सिंगल का मीनिंग सिर्फ अनमैरिड से नहीं है, टैक्स पेयर अनमैरिड होना चाहिए, और HOH और KUSS के लिए भी वो क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम क्या मानेंगे, सिंगल मानेंगे। तो जो सिंगल की स्टैंडर्ड लिमिट है वो कितनी है, वो है 15750। ये लिमिट हमें याद रखनी है, क्योंकि अब लिमिट के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में, तो याद होनी चाहिए हमें, बेसिक लिमिट है ये, तो ये तो याद होनी ही चाहिए। दूसरा है कि एन अनमैरिड टैक्स पेयर विद ए क्वालिफाइंग पर्सन शुड टेस्ट HOH बिफोर यूजिंग सिंगल। तो जो अनमैरिड टैक्स पेयर के पास जो है क्वालिफाइंग पर्सन है, तो HOH चेक करना उसके लिए कंपलसरी क्या है, स्टेप है। और अगर वो अर्लियर ईयर में विडो या फिर क्या था, तो उसको KUSS या फिर HOH टेस्ट करना चाहिए। तो ये भी हमने उसमें देखना है। तो यही बात इसमें लिखी हुई थी यहाँ पे। एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, कि जो अनमैरिड है वो ऑटोमेटिकली क्या नहीं मानना, हमने सिंगल नहीं मानना। ठीक है। और दूसरा, ईयर एंड पे हमें स्टेटस क्या करता है, मैटर करता है। और ये मेजोरिटी पीरियड में, ईयर का मेजोरिटी पीरियड ये नहीं है, ये भी हमने देखना है। तो एग्जाम्पल से हमें हर चीज समझ में आएगी कि ओलिया क्या है, दिसंबर 31 को क्या है, अनमैरिड है, और क्वालिफाइंग पर्सन नहीं है। तो KUSS क्वालिफाई नहीं करती, तो स्टेटस क्या होगा, उसका सिंगल होगा। और वो उसकी जो बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी वो कितनी होगी, 15750 होके चलेगी। उससे बाद क्वेश्चन है कि टैक्स पेयर का जो है 31 दिसंबर 2025 को क्या है, वो अनमैरिड है, और अपने सारे जितने भी उसके लिविंग एक्सपेंसेस है उसकी कॉस्ट वो पे करती है अपने आप, और उसके पास कोई क्वालिफाइड चाइल्ड भी नहीं है। तो क्वालिफाइंग रिलेटिव या क्वालिफाइंग पर्सन नहीं है, तो उससे उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, उसका स्टेटस सिंगल हो जाएगा। तो इनको मैं बिल्कुल वैसे समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि उसको मैंने पूरा पढ़ दिया है, तो सिर्फ पढ़ने से ही आपका वो क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे ही हमने इसको जब अपने आप से आप करोगे तो वहां से आपको और भी पता लगेगा। उसके बाद बात करते हैं मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली। तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली क्या होता है, कि जिसकी एक रिटर्न जाती है, मतलब हस्बैंड वाइफ की एक ही रिटर्न जाती है, कंबाइंड इनकम है उन दोनों की, शेयर लाइबिलिटी है, और एक ही स्पाउस की इनकम जीरो भी होगी, तब भी वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और उनकी जो बेसिक लिमिट है वो 2025 में है $31,500। और अगर उनका एक स्पाउस मान लो डाई हो जाता है, मान लो उनकी डेथ हो जाती है 2025 में, तो तब भी उसको क्या है, कि वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही रिटर्न फाइल करेगा। और अगर उसने उस साल उस ईयर एंड तक मैरिज नहीं की है, और जॉइंट एंड सेवरली लाइबिलिटी, दोनों स्पाउस पूरे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए क्या होंगे,
रिस्पॉन्सिबल होके चलेंगे। ये बातें हमने याद रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, तो ये आपने देखने हैं। तो लिखा हुआ है वन रिटर्न कंबाइन इनकम और शेयर लाइबिलिटी। तो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, जीरो इनकम स्पाउस को भी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए क्या है माना जाएगा, वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। और डिवोर्स डिग्री अगर मान लो अभी फाइनल नहीं हुई तो वहाँ पे भी वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और एनआरए के केस में हमने चेक करना पड़ेगा कि एनआरए जो अभी हमने पढ़ा था वो निक जोन और आपने बताया था जो प्रियंका चोपड़ा का, तो अगर वो होगा और उन्होंने इलेक्शन ले रखा होगा कि उन्होंने अपनी सारी इनकम को यूएस में टैक्सेबल कराया होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे इथान और एवा क्या करते हैं कि वो जो है इथान कितना अर्न कर रहा है, 96,000 वो क्या कर रहा है, इथान अर्न कर रहा है। और जो उससे एवा है वो उसकी कोई भी इनकम नहीं है, उसकी कोई भी इनकम नहीं है और ना ही उसकी कोई भी डिडक्शन है। और दोनों 31 दिसंबर को क्या हुए, मैरिड हुए। तो उनका ज्वाइंट रिटर्न एग्री करता है या नहीं, ये हमने ये देखना है। तो हमने जो स्टेटस देखना होता है वो कब देखना होता है, वो हमने 31 दिसंबर को ही स्टेटस देखना होता है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर एक स्पाउस की इनकम जीरो भी हुई तब भी वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली फाइल कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है, फोकस ऑन मैरिटल स्टेटस म्यूचुअल एग्रीमेंट नोट वेदर बोथ स्पाउस अर्न इनकम। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए कि दोनों के पास, जरूरी नहीं है कि दोनों ही कमाए, अगर एक भी कमा रहा है तो वो तब भी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की रिटर्न फाइल कर सकती है। तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप खुद पढ़ने हैं आपने ये, ताकि आप इसको करके चलो। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर आप एमसीक्यू खुद से करते हो तो उससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी और आप उसको अच्छे से उस पर ग्रिप बना पाओगे। अगर आपसे एमसीक्यू नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्सेप्ट वीक है। तो आपके लिए मैं ये सब एमसीक्यू छोड़ रहा हूँ जो कि बड़े इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप अगर इनको करोगे तो उससे आपको ही फायदा होगा। मैं तो आपको सारे करा दूंगा, मैं इसलिए जो मैंने एलएमएस में भी दिए हुए हैं, मैं सिर्फ वही एमसीक्यू आपको कराता हूँ जो आपसे नहीं बने। लेकिन जो मैंने अपने एमसीक्यू बना रखे हैं उनकी एक खासियत ये बता देता हूँ कि जो वो एमसीक्यू बने हुए हैं, मान लो एक एमसीक्यू बना है, पहले मैंने उसका क्या है कि इंग्लिश में पूरा बना हुआ है वो, उसके बाद उसको इंग्लिश में बना रखा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट का क्या है, इंग्लिश वीक है तो उसको अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन पढ़ना हमेशा इंग्लिश में ही है, उसको नहीं समझ में आए तब उसको पढ़ना। और जो आंसर आएगा आपका उसको मैंने कैसे बनाया हुआ है, पहले तो करेक्ट आंसर की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसके बाद जो इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है उनके बारे में बताया गया है, फिर हमने जो कॉन्सेप्ट है मेन उसको बताया है, उसके बाद उसके रूल रेगुलेशन और आपका लिमिट और आईआरएस पब्लिकेशन से रिलेटेड जो भी है वो बताया। उसके बाद हमने उसमें क्या बताया कि एग्जाम में क्या ट्रैप आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें बता बता रखी है। तो उससे क्या होता है कि जब आप कोई एमसीक्यू करते हो तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही वहाँ से उसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे, वहीं से उसका कॉन्सेप्ट समझोगे, वहीं उसका रूल देखोगे, तो आपको वो चीज़ वहीं से समझ में आ जाएगी। तो इस वजह से वो जो एमसीक्यू है वो औरों से डिफरेंट है। और कॉपी पेस्ट तो होते ही हैं, क्योंकि मेरे नोट्स जो मेरे, आप अगर चैप्टर 1 के नोट्स देखो, चैप्टर 2 के नोट्स देखो, तो वो सब मेरे कॉपी पेस्ट भी हो गए हैं। क्योंकि मैंने मार्केट में, मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अपने नोट्स डाल देता हूँ, टेलीग्राम पे भी। तो उस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आप देखोगे तो कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है उनके नोट्स ना तो उनके स्टूडेंट बाहर देते किसी को, और ना ही वो
खुद भी वो करते, क्योंकि उन्होंने उन नोट्स को ऐसा बनाया ही नहीं हुआ कि वो उनसे सेल्फ स्टडी कर पाए। जो मेरे जो नोट्स हैं उनको आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो वो आपको वो मिल जाएंगे। इसके बारे में आप मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं उस पर आपको डिटेल बता दूंगा एलएमएस के लिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपने 32,000 के आसपास आपका कॉस्ट आने वाला है एग्जाम का, उसको लूज ना कर जाओ। तो इसलिए आपने प्रिपरेशन ऐसे करके चलनी है, क्योंकि आप सोचते हो कि उनका क्या काम है, किसी भी, मान लो मैं भी टीचर हूँ तो मेरा काम क्या है कि लगे रहो, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं पढ़ाऊंगा। नहीं, आपका टाइम भी तो मुझे देखना है, आपका टाइम भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ईए जैसे उस कोर्स पे 1 साल लगा रहे हो और आपने आगे सीपीए ज्वाइन करनी है, तो सीपीए में 3 साल लगाओगे, तो वही बात हो गई। ये तो सीए करने वाली बात हो गई कि सीए में भी वही 5-6 साल लगा रहे हो और सीपीए में भी। मेरा अक्टूबर के बाद बैच आने वाला है सीपीए का, और वो इतना जबरदस्त बैच है, मार्केट से 50% कॉस्ट कम है उसकी बैच की। जैसे ईए की बैच की कॉस्ट भी 50% से कम है, ऐसे ही उसकी भी है। और 1 ईयर के अंदर मेरे से बिल्कुल कनेक्टेड रहोगे तो 1 ईयर के अंदर सीपीए बन जाओगे। उसके दौरान आपने क्या करना है, ईए बनती अपना यूएस से टैक्सेशन में अपना काम स्टार्ट कर देना है, मतलब जॉब वगैरह जो भी कर रहे हो, और अकाउंटिंग में भी। जैसे ही मान लो अक्टूबर में आप ज्वाइन कर लेते हो कोई भी फर्म, नेक्स्ट ईयर के ईयर एंड तक आप सीपीए बन जाओगे। तो आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा लगभग 1.5 ईयर का, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास सीपीए और ईए की डिग्री है, क्योंकि ईए से आपको एक्सपीरियंस मिल गया और सीपीए से आपको डिग्री मिल गई, तो आपका जो पैकेज है वो 15+ जाएगा, 20+ जाएगा कम से कम, क्योंकि एक्सपीरियंस है आपके पास, मैनेजर लेवल पे जाओगे सीधा। लेकिन उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत है सीपीए के लिए। लाइटली लोगे तो आपसे नहीं निकलेगी, क्योंकि एक पेपर की कॉस्ट ही 1 लाख रुपये है। तो मैं जो जिस अप्रोच से पढ़ाऊंगा, मेरा तो पर्पज ही कुछ ऐसा है कि आपका 1 लाख बचाना है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अपने सब स्टूडेंट को एक बात बोली ही है कि आप एनजीपी एकेडमी जो है उसको प्रमोट करो, आप करो। मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। आप इसको प्रमोट करो। मैं सीधा आपको डिस्काउंट कर रहा हूँ, 50% में हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ और रिजल्ट भी दे रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ा है उनको उनके रिजल्ट हैं कि मैंने उनको 20 डेज में करा रखा है, 20 डेज में। और जो ईए का फ्रेशर पैकेज है वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस ईए की डिग्री प्लस एडवांस एक्सेल, सॉफ्टवेयर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ईए हो गया और एडवांस एक्सेल हो गया, अगर इतना भी है ना आपके पास, तो आपका स्टार्टिंग पैकेज, मंथली बता रहा हूँ मैं, मंथली जो आपकी सैलरी है वो 70+ जाएगी, मतलब 70,000+ जाएगी। अगर आपके पास सिर्फ ईए की है तो आपको मिलेगा 40,000 से 50,000 के बीच में मंथली। एक ही रहता है मेरा भी। तो ये है पैकेज। तो ये डिपेंड करता है आपकी इन चीज़ों के ऊपर। और मैंने सीए किया हुआ है, ईए किया हुआ है, सीपीए का एक पेपर बाकी है।
तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि आप इसको कर लो, फायदे में रहोगे। अगर आप इसको नहीं करते तो फिर आपको दिक्कत यही आएगी कि आप झूलते रहोगे। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बोलता हूँ कि क्योंकि मैं वैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं रहता ज़्यादातर दिल्ली में ही हूँ या चंडीगढ़ में। तो कहने की बात ये है कि मैं लेमन लैंग्वेज में इसलिए बोलता हूँ कि हमें कनेक्टेड रहना है स्टूडेंट के साथ। हम वहाँ पे टीचर का रिलेशनशिप इतना रखना है कि हम स्टडी से रिलेटेड तो टीचर का रखेंगे, अदरवाइज मुझसे आप बिल्कुल फ्रेंडली भी बात करोगे तो मैं आपको सारी चीज़ें बता के चलूँगा। तो बात वही है कि मैं वही चीज़ें कह रहा हूँ आपको कि आप पढ़ो, अपना टाइम मत खो, क्योंकि एक-एक साल अगर ईए में लगा रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर आप 40 दिन में या 50 दिन में ईए नहीं कर रहे हो तो आप में कमी है, आप पढ़ नहीं रहे हो। साफ बता रहा हूँ मैं आपको। डेली के आपके पास 4 से 5 घंटे होते हैं पढ़ने के लिए, बहुत है। ईए के लिए बहुत है, सीपीए के लिए भी 5 से 6 घंटे, 5 घंटे भी बहुत हैं। और वीकेंड पे आप 7-8 घंटे दे दो, बहुत होते हैं। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल ही तो देने हैं। जहाँ आपको मान लो ग्रेजुएशन करने के बाद भी सैलरी नहीं मिल रही, सीए में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो मान के चलो 5 से 6 साल आपके लगने ही लगने हैं, इससे कम लगेगा ही नहीं। तो उससे पहले जब तक कोई बंदा सीए बन के निकलेगा, आप सीपीए बन के दुबई जैसी सिटी में बैठो जाके, आपको पता लगेगा अपने वर्थ का, आपकी क्या वर्थ है। डाटा एंट्री पे डिपेंड मत रहो कोई भी, निकालो इनको जल्दी से और आगे बढ़ो, बस यही कहूँगा। तो अभी आगे चलते हैं। तो ये आपने खुद करने हैं। अब बात करते हैं हेड ऑफ हाउस होल्ड के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये आएगा भी, 100% आएगा। नोट कर लो इस चीज को कि आएगा ही आएगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। एच क्या होता है, उसके हमने 3 पिलर्स याद करने हैं। हेड ऑफ हाउस होल्ड क्या होता है, उसके 3 पॉइंट हमें याद होने चाहिए, तो आप एच को याद कर सकते हो। पहला, अनमैरिड या फिर कंसीडर अनमैरिड। पहला हमने याद करना है कि वो या तो अनमैरिड या फिर कंसीडर करना है अनमैरिड। दूसरा, उसने जो मोर देन हाफ, मतलब कि 50% से ज्यादा, नॉट 50%, 50% से ज्यादा। 50% लिखा होगा तो वो गलत हो जाएगा। 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा अगर आपने होम के लिए पे किया है, खर्चे पे किए हैं उस से रिलेटेड, तो आपको क्या होगा, वही बता रहा हूँ मैं कि 50% से ज़्यादा आपने अगर पे किए हैं तो ही आप उसके लिए क्या होगे, हेड हेड ऑफ हाउस होल्ड की डेफिनेशन में आओगे। और आप एक क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग पर्सन भी होने चाहिए, तो आप एच के लिए कंसीडर करोगे। और अगर आपके माता पिता, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, वो आपके लिए एक एक्सेप्शन होगा, जो कि आपका एग्जाम का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कि वहाँ पे आएगा कि आपके माता पिता आपके साथ नहीं रहते, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते, तो वहाँ पे क्या होगा। तो पेरेंट्स के लिए क्या है, स्पेशल एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो पेरेंट टैक्सपेयर के साथ रहना कंपलसरी नहीं है, ये हमें बात याद रखनी है। तो अब देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको एक बेसिक बताया। अब देख लेते हैं कि एच क्या होता है। पहला मैंने बताया कि जो है अनमैरिड और कंसीडर अनमैरिड कब देखना है, 31 दिसंबर को स्टेटस देखना होता है, पहली बात। दूसरा, पे मोर देन हाफ ऑफ कॉस्ट कीपिंग अप द होम फॉर द टैक्स, मतलब कि जो आपका क्वालिफाइंग पर्सन है, जनरली उसको मोर देन हाफ ईयर, क्या है, मोर देन हाफ ईयर होम में अगर वो रहता है, तो वो आपका क्या हो सकता है, डिपेंडेंट पेरेंट जो है आपके, वो आपके क्या थे, वो जो आपके क्वालिफाइंग पर्सन थे वो आपके क्या होंगे,
वो मोर देन हाफ ईयर आपके साथ रहे हों, और जो क्वालिफाइंग पर्सन है वो आपके मोर देन हाफ ईयर उसमें रहे हो और आपने उस घर का 50% से ज़्यादा की कॉस्ट भी आपने बियर की है। और जो पेरेंट है वो आपके साथ रहना जरूरी नहीं है। और जो इसकी बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट है वो कितनी है? 23,625 इसकी स्टैंडर्ड लिमिट है। 23,625 इसकी क्या है? स्टैंडर्ड लिमिट है। और जो आपका कंसीडर अनमैरिड है वो उसके लिए स्पाउस को 6 महीने होम में होम का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो कंसीडर अनमैरिड के लिए अगर जो आपका स्पाउस है वो आपके साथ अगर 6 महीने से तक आपके साथ नहीं रहा तो फिर वो क्या माना जाएगा? कंसीडर अनमैरिड मान लिया जाएगा। और सेपरेट रिटर्न और क्वालिफाइंग चाइल्ड कंडीशन भी उसको चेक करनी पड़ेगी। होम की कॉस्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड हो सकती है कि अगर आपने कोई रेंट, मॉर्गेज इंटरेस्ट, रियल एस्टेट टैक्स, इंश्योरेंस, रिपेयर, यूटिलिटी और होम फूड इस तरह का कुछ भी दिया है तो वो आपका किस लिए वो क्या है? वो होम की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। और क्या चीज़ें एक्सक्लूड होंगी? वो होंगी जैसे कोई क्लोथिंग हो गया, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेकेशंस, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड सर्विस। तो इस तरह के आपके जो खर्चे होंगे वो आपके क्या होंगे? वो इंक्लूड नहीं होंगे। और पेरेंट के लिए स्पेशल रूल ये बना है कि जो पेरेंट है अगर वो नर्सिंग होम में रह रहे हैं या फिर वो रेस्ट होम में रह रहे हैं और या फिर वो आपसे अलग रह रहे हैं किसी सेपरेट अपार्टमेंट में वो अगर रहते हैं तो टैक्स पेयर पेरेंट को डिपेंडेंट क्लेम कर सकते हैं। और पेरेंट के मेन होम को मोर देन कॉस्ट उनको क्या करनी पड़ेगी? पे करके चलनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन में वो क्या बन जाता है? वो HOH बन जाता है। तो ये सारी कंडीशन अगर आपके पता होंगी तो आप HOH का क्वेश्चन एग्जाम में सही करोगे। तो क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्टली 50%। अगर आपने ये देख लिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपने क्या देखना है? मोर देन 50% देखना है। और मल्टीपल सपोर्ट एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे क्या है? क्लेम डिपेंडेंट जर्नी HOH क्वालिफाइंग पर्सन नहीं होता। तो मतलब मल्टीपल सपोर्ट का एक अलग रूल है वो हम देखेंगे। और फॉर्म 8332 HOH इसमें क्या नहीं होगा? इसके लिए ट्रांसफर नहीं करता। तो वो भी हम आगे देखेंगे। मतलब कि जैसे कि कोई सर्टेन चाइल्ड रिलेटेड टैक्स हो गया, बेनिफिट टू नॉन कस्टोडियल पेरेंट बट डज नॉट ट्रांसफर HOH स्टेटस। तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि एक मिनट। तो क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो HOH का स्टेटस यहाँ से हमें पता लगेगा कि सोफिया की जो मदर है वो कहाँ रहती है? वो नर्सिंग होम में रहती है। और जो टोटल होम की कॉस्ट है वो कितनी है? 30,000। और सोफिया जो पे करती है उसमें से 18,000 पे करती है और सभी टेस्ट भी पास करती है। तो 18,000 पे करती है 30,000 में से, तो 60% वो क्या कर रही है? पे कर रही है। यानी कि मोर देन हाफ वो उसमें पे करती है। और पेरेंट हमने पहले ही बताया था वो क्या है? एक्सेप्शन है। तो उसको उसके साथ नहीं भी रहेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? उसको जो कंसीडर किया जाएगा वो HOH कंसीडर कर लिया जाएगा। क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन आपने खुद करना है। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस की। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम 5 मार्क्स दोनों क्वेश्चनों से आने ही आने हैं। तो एक टाइमलाइन याद रखनी है आपने, बिल्कुल सिंपल उसमें समझाता हूँ आपको। ये एक टाइमलाइन बनानी है आपने ऐसे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? मान लो यहाँ पे आप थे क्या? मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली, मतलब कि दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रह रहे थे। ये कौन सा साल है? 2025। यहाँ से जनवरी से स्टार्ट हुआ और ये दिसंबर 2025, 31 दिसंबर 2025 तक का ये एक टाइमलाइन है। तो क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ रह रहे थे
उसमें से क्या हुआ कि डेथ हो गई हस्बैंड की, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने वो देखना है। अगर यहाँ पे डेथ हो गई तो एक बात याद रखना, जिस साल में अगर डेथ होती है उस साल में तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही फाइल करेंगे। जिस साल में डेथ होती है उस साल में तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली ही फाइल करेंगे। और जो स्टेटस देखा जाएगा वो देखा जाएगा यहीं पे कि इस 31 दिसंबर तक उसने दूसरी शादी नहीं की हो, उसकी वाइफ ने दूसरी शादी नहीं की होगी, तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न फाइल कर सकती है। और अगर उसके अगले 2 साल, ये आगे आगे आ गया 2026 और ये आ गया 2027, तो अगर वो शादी नहीं करती 31 दिसंबर तक, तो यहाँ पे वो मैरिड जो है क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का स्टेटस होल्ड कर सकती है यहाँ पे 2 साल। इसका क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे जो इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 31,500 की मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए। और यहाँ पे भी उसको जो मिलेगी 31,500 और यहाँ पे भी 31,500। तो मतलब कि वो अपने हस्बैंड की भी और अपनी भी दोनों की डिडक्शन ले सकती है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। और ये डिडक्शन सबसे ज़्यादा डिडक्शन होती है। तो ये फायदा होता है क्यू एस एस का। तो हमें, मैंने एक मोटा मोटा आपको बता दिया है कि जिस साल में अगर डेथ होती है तो उस साल में ये क्वेश्चन आएगा कि जिस साल में मान लो डेथ हुई तो उस साल में वो कौन सा स्टेटस में फाइल करेगी, क्यूएसएस में या फिर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में। तो वो फाइल करेगी मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में। और अगले 2 साल के लिए वो फाइल करेगी क्यूएसएस। समझ नहीं आया, मैंने बताया आपको। ये एक टाइमलाइन लेनी है आपने ऐसे। ये तो हो गया आपका 2025, ये हो गया आपका 2026 ईयर, और ये हो गया आपका 2027। यहाँ पे क्या था, हस्बैंड और वाइफ दोनों रह रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, हस्बैंड की हो गई डेथ। तो हस्बैंड की डेथ हो गई तो अब वो क्या रहेगी, अकेली रहेगी। लेकिन वैसे तो उसको जो लिमिट थी वो कितनी, 15,750 अगर वो फाइलिंग करती। लेकिन यहाँ पे वो अपने पति का भी 15,750 की लिमिट, उस स्टैंडर्ड डिडक्शन को यूज कर सकती है। तो 31,500 की उसको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। और वो यहाँ पे जो स्टेटस होल्ड करेगी, यहाँ क्या थे वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली थे। तो इस साल 2025 में तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की ही रिटर्न फाइल करेगी। और 31 दिसंबर को हमने ये देखना होगा, 31 दिसंबर को 2025 के 31 दिसंबर को हमें ये देखना होगा क्या उसने दोबारा शादी तो नहीं की। अगर उसने दोबारा शादी नहीं की होगी तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की रिटर्न फाइल भी कर सकती है। और अगले 2 साल 2026 और 2027 के लिए बस मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का नाम चेंज होके क्यूएसएस हो जाएगा, यानी क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस हो जाएगा। और जितने की डिडक्शन यहाँ पे ले रही थी उतने की ही डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी उसको, 31,500 की उतने की डिडक्शन ही यहाँ पे मिल जाएगी। तो इतनी डिडक्शन मिल जाएगी। कहने की मतलब ये था कि अगर उसकी फर्स्ट ईयर में उसको जो स्टेटस होगा उसका मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रहेगा जिस साल में उसकी स्पाउस की डेथ हुई है। और उसको 31,500 का वो उसमें क्या ले सकती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकती है। लेकिन अगले 2 सालों में अगर उसने मैरिज नहीं की 31 दिसंबर तक, तो वो क्या वैसे इसका स्टेटस होल्ड कर सकती है और वहाँ पे भी वो 31,500 की डिडक्शन ले सकती है। तो अभी हम आगे समझते हैं तो वहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या लिखा है कि जो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है वो जिस साल में डेथ होती है उस साल को वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के रूप में वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। चाहे हस्बैंड की डेथ हो जाए चाहे वाइफ की, दोनों में से अगर एक की भी डेथ हो गई तब भी वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगले 2 सालों में अगर उसने दोबारा कोई शादी नहीं करी और उससे पास क्या है,
चाइल्ड या फिर उसका स्टेप चाइल्ड अगर उसके साथ पूरा साल उसके घर में रहा और उसने क्या किया मोर देन हाफ, और उसने क्या किया उसका घर का खर्चा भी मोर देन हाफ मतलब 50% से ज़्यादा उसने खर्चा भी उठाया, उसके साथ उसका चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड अगर उसके साथ रहे, तो फिर वो आपका क्या माना जाएगा, क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस मानी जाएगी और उसको 31,500 की उसमें डिडक्शन ले सकती है। अगर वो फोस्टर चाइल्ड हुआ, फोस्टर चाइल्ड क्या होता है कि यूएसए में एक रूल है कि फोस्टर चाइल्ड वो होता है कि जिसको हम क्या करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न में अगर उसको हम कोई अडॉप्ट वगैरह करते हैं तो उसको हम फोस्टर चाइल्ड बोल के चलेंगे, तो उसकी आपको क्या नहीं मिलेगी, उसकी क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस के रूप में वो चाइल्ड कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हेड ऑफ हाउस होल्ड में फोस्टर चाइल्ड भी इंक्लूड होगा। अब एग्जाम में कंफ्यूजन ये आएगी कि वहाँ पे फोस्टर चाइल्ड दिया जाएगा कि अब आपको ये होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि फोस्टर चाइल्ड एचओएच में होगा या फिर क्यूएसएस में होगा, वहाँ कंफ्यूज होगी। तो हमेशा एक बात मानना कि वो पहले ही मरी पड़ी है, ये मतलब मैंने बना रखे हैं ये चीज़ें कि जिसका मतलब पहले ही पति मर गया है, उससे अपने बच्चे संभालने मुश्किल हो रही है, तो वो फोस्टर चाइल्ड को कैसे संभालेगी, बस इतना समझ लो। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो आपका फोस्टर चाइल्ड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। तो ये आपने इसमें देखना है और एचओएच में फोस्टर चाइल्ड इंक्लूड हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो डैनियल है उसकी स्पाउस की डेथ हो गई 2023 में और डैनियल ने दोबारा रीमैरिज नहीं की। 2025 में वो डिपेंडेंट डॉटर के साथ रहता था और उसने 70% से ज़्यादा की कॉस्ट पे की। तो उसमें 2025 में स्टेटस देखेंगे, तो उसका जो स्टेटस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस होगा। कैसे होगा कि डेथ कब हुई थी 2023 में और हम स्टेटस देख रहे हैं 2025 का। तो 2023 में अगर डेथ हुई है और वो वहाँ पे घर का भी 70% 50% से ज़्यादा का खर्चा बियर कर रहा है, उठा रहा है मतलब, और वो अपने बच्चे के साथ भी रह रहा है, अपनी डॉटर के साथ जो कि उसके साथ पूरा साल रही वहाँ पे, और उसने दोबारा शादी भी नहीं करी, तो वो 2023 में तो वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली की रिटर्न फाइल करेगा। 2024 में भी अगर उसने ये सब चीज़ें की तो वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का, और 2025 में भी वो क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस का ही स्टेटस होल्ड करके चलेगा और 31,500 की वो मैक्सिमम डिडक्शन ले लेगा। तो ये क्वेश्चन आपने करना है। उससे बाद बात करते हैं डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट क्या होता है? तो डिपेंडेंट क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने क्वालिफाइंग चाइल्ड और क्वालिफाइंग रिलेटिव के टेस्ट को हमने पहले 3 गेट में से पास करना होता है। इनको जो हमारा ये डिपेंडेंट होता है इसको कितने गेट पास करने होते हैं, 3 गेट। तो वो 3 गेट कौन कौन से हैं वो हमने देखने हैं। तो पहला है कि जो टैक्स पेयर होता है क्या वो खुद डिपेंडेंट है या फिर वो डिपेंडेंट बन सकता है, ये हमने चेक करना है। दूसरा कि पर्सन जो ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर रहा है उसका हमने स्टेटस देखना है, और सिटीजन और रेजिडेंट टेस्ट भी पास करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिपेंडेंट टैक्स पेयर के टेस्ट की। तो डिपेंडेंट टैक्स पेयर क्या होता है कि जो टैक्स पेयर खुद किसी और का डिपेंडेंट बन सकता है, जो टैक्स पेयर खुद किसी और का डिपेंडेंट बन सकता है वो जनरली किसी और की को डिपेंडेंट क्लेम नहीं कर सकता। मान लो आप ही किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो फिर आप दूसरे को कैसे डिपेंडेंट क्लेम कर लोगे, नहीं कर सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर आपने कोई इनकम टैक्स वगैरह का रिटर्न का रिफंड लेना हो तो फिर आप वहाँ पे कर सकते हो। दूसरा है ज्वाइंट रिटर्न टेस्ट, मतलब कि जो मैरिड पर्सन ज्वाइंट रिटर्न फाइल करते हैं वो क्या होता है, वो जनरली क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। तो वही बात मैंने बताई थी कि वो रिफंड ओनली एक्सेप्शन हो सकती है।
और सिटीजन रेजिडेंट क्या होता है, सिटीजन रेजिडेंट टेस्ट क्या होता है कि उसको जो रेजिडेंस है वो देखना होगा कि वो यूएस सिटीजन है, उसकी नेशनैलिटी देखेंगे, और रेजिडेंस एलियन या फिर अगर वो कनाडा का या फिर मेक्सिको का रेजिडेंट है तो वो भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। और एडॉप्टेड चाइल्ड क्या है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और पर्सन जो वो होना चाहिए वो क्वालिफाइंग चाइल्ड या फिर क्वालिफाइंग रिलेटिव होना चाहिए। तो जो एक्चुअली एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा वो होता है वो किन चीज़ों के लिए होता है कि वहाँ पे एक्चुअली क्लेम्ड लिखा हो सकता है या फिर कैन बी क्लेम्ड। तो ये टेस्ट हमने वहाँ पे क्या करना है, देखना है। रिफंड ओनली ज्वाइंट रिटर्न एक्सेप्शन भी हमने उसमें देखना है। और कॉमन टेस्ट पहले हमने क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। तो कैसे करने हैं, अब हम उसको सीधा किससे समझते हैं, उसको समझते हैं सीधा हम एक क्वेश्चन से। तो वहाँ से हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जैसे कि जो रवि है, रवि को जो उससे पेरेंट है वो क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हैं। रवि एक बंदा, वो उससे जो पेरेंट है उसको क्या कर रहे हैं, उसको डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हैं। और रवि की क्या है, एक 3 साल की गुड़िया भी है, मतलब एक 3 साल की उसकी बेटी है, डॉटर है, जो कि उससे साथ पूरा साल रहती है। और रवि उसको पूरा साल रखता भी है, उसके घर का सारा सपोर्ट भी देता है। तो क्या रवि उस डॉटर को क्लेम कर पाएगा डिपेंडेंट के रूप में? तो वहाँ पे वो उसको डिपेंडेंट के रूप में क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि रवि क्या कर रहा है, डिपेंडेंट टैक्सपेयर का टेस्ट फेल कर रहा है, क्योंकि वो खुद किसी और पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो उसको फेल करके चल रहा है, तो इस वजह से वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग चाइल्ड। पहला हमने क्या देखा, पहला टेस्ट हमने क्या देखा अभी, पहला हमने देखा कि डिपेंडेंट का। अब देखते हैं हम क्वालिफाइंग चाइल्ड का। क्वालिफाइंग चाइल्ड क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए हमने एक याद रखना है कि उसका रिलेशनशिप, उसकी एज, उसकी रेजिडेंसी, उसका स्पोर्ट, उसका ज्वाइंट रिटर्न। तो स्पोर्ट टेस्ट में हम टैक्स पेयर का 50% नहीं, बल्कि चाइल्ड ने अपना अगर मोर देन हाफ सपोर्ट किया होगा तो वहाँ पे ये चेक करेंगे। तो जो स्पोर्ट टेस्ट है उसमें हमने क्या देखना है, वहाँ पे टैक्स पेयर को अपना नहीं देखना कि टैक्स पेयर ने कितना पे किया, वहाँ पे ये देखना है कि जो आपका चाइल्ड है उसने कितना पे किया, हमने ये देखना है। तो अब आगे जैसे ही हम पढ़ते हैं तो उससे हमें वो चीज़ें समझ में आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में कौन कौन से आ सकते हैं क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए? तो उसका खुद का चाइल्ड आ सकता है, उससे स्टेप चाइल्ड भी इसमें इंक्लूड होंगे। और कौन होगा, ये लिखो है ना, ए चाइल्ड कैन बी सन, डॉटर, स्टेप चाइल्ड, और सिबलिंग, स्टेप सिबलिंग, हाफ सिबलिंग, और कौन हो सकते हैं, और उनका कोई भी डिसेंडेंट हो सकता है। तो वो सारे इसमें आके चलेंगे, किसमें, क्वालिफाइंग चाइल्ड के उसमें। और उसकी एज जो देखी जाएगी, एज जो देखी जाएगी वो क्या देखी जाएगी, वो अंडर 19 होना चाहिए। पहले तो क्या होना चाहिए, वो अंडर 19 होना चाहिए। अगर या फिर अंडर 19, या फिर क्या होना चाहिए, वो यंगर देन टैक्स पेयर, और वो टैक्स पेयर से यंगर भी होना चाहिए। मतलब कि एक तो 19 साल से, 19 साल की एज के अंदर अंदर होना चाहिए, और वो टैक्स पेयर से छोटा भी होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है, अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो उसकी एज कितनी, अंडर 24 होनी चाहिए। और उसको एटलीस्ट 5 कैलेंडर मंथ के लिए उसने कोई ना कोई इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ भी उसमें उसने स्टडी कर रहा हो, तो उसको हम फुल टाइम स्टूडेंट के रूप में गिन सकते हैं। अगर बंदा क्या है, टोटली डिसेबल्ड है, अगर बंदा क्या है, टोटली डिसेबल्ड है, तो फिर उसके लिए कोई भी हमें एज देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा
कि अगर हमने क्वालिफाइंग चाइल्ड देखना है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 19 साल से कम होनी चाहिए। अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट है तो उसकी एज 24 साल से कम होनी चाहिए। और वो एनी पार्ट ऑफ 5 मंथ उसने क्या किया हो, वो स्टूडेंट होना चाहिए उस साल में। और उसकी एज, मान लो कि वो परमानेंटली डिसेबल है वो पर्सन, तो फिर उसके लिए हम कोई भी एज नहीं देखेंगे। और जो टैक्स पेयर है वो इनसे, अपने बच्चों से क्या होना चाहिए, इनसे बड़ा होना चाहिए, ना कि इनसे छोटा। ये बात हमने अभी तक देखी। क्योंकि क्वालिफाइंग चाइल्ड का यहाँ पे जो रिलेशन है वो सिबलिंग, हाफ सिबलिंग, फोस्टर चाइल्ड ऐसे है। तो वो कई बार क्या होता है कि वो उससे बड़े भी हो सकते हैं, तो वो हमने देखना है। दूसरा है रेजिडेंसी। रेजिडेंसी जो देखनी है वो मोर देन हाफ ईयर, मतलब कि वो जो रहे हैं वहाँ पे, वो आपके 1 साल से ज़्यादा आपके साथ रहे हो। और अगर मान लो कोई एजुकेशन या फिर बीमारी के कारण या फिर मिलिट्री में अगर वो है, तो फिर उसका जो, मान लो वो अगर हाफ ईयर भी नहीं रहे होंगे तो वो भी आपके चल जाएंगे। जैसे कोई बच्चा है, मान लो अगर वो हॉस्टल में पढ़ रहा है, तो वो पूरा साल अगर अपने पापा के पास नहीं भी आ रहा है, तब भी उसकी रेजिडेंसी क्या देखी जाएगी, उसकी फुल ईयर ही मानी जाएगी, मोर देन हाफ ईयर मानी जाएगी। और वो क्वालिफाइड चाइल्ड माना जाएगा। और उससे बाद बात करते हैं स्पोर्ट की। तो स्पोर्ट में क्या होगा कि चाइल्ड ने अपना 50% से ज़्यादा स्पोर्ट आपने खुद नहीं किया हो। मान लो कि जो घर का खर्चा है वो तो है 30,000, और जो उसका चाइल्ड है वो अगर अपना खर्चा खुद का कर रहा है 20,000, तो वो क्या कर रहा है, लगभग 70% से ज़्यादा का खर्चा खुद कर रहा है। तो तब वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं माना जाएगा। अगर वो खर्चा सिर्फ 5,000 या 7,000 कर रहा है, तो फिर वो क्या कर रहा है, मोर देन हाफ नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्वालिफाइंग चाइल्ड की डेफिनेशन में गिनेंगे। और ज्वाइंट रिटर्न के लिए, नो ज्वाइंट रिटर्न, रिफंड ओनली, एक्सेप्शन पॉसिबल। तो ज्वाइंट रिटर्न में क्या होगा कि कोई भी ज्वाइंट रिटर्न वहाँ पे फाइल नहीं होगी। और एक्सेप्शन क्या है, रिफंड के लिए हम वहाँ पे ज्वाइंट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और मल्टीपल एलिजिबल टैक्स पेयर को तो होगा, तो उसके लिए हम टाई ब्रेकर रूल लगाएंगे। तो वो आगे हम देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा क्वालिफाइंग चाइल्ड के लिए, कि अगर वो परमानेंटली डिसेबल है तो वहाँ पे कोई एज नहीं देखी जाएगी। अगर वो फुल टाइम स्कूल स्टूडेंट है तो फिर वो 24 साल से कम होना चाहिए। अगर वो वैसे है तो फिर वो 19 साल से कम होना चाहिए। और चाइल्ड मोर देन हाफ से उसको अगर वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो ही वो क्वालिफाइंग चाइल्ड माना जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि जॉन जो है उसकी एज कितनी है, 23 है। और 5 मंथ फुल टाइम क्या था, वो स्टूडेंट था। और कॉलेज के लिए वो टेम्परेरी वहाँ पे गया, और उसने अपना मोर देन हाफ स्पॉट भी पे नहीं किया। तो जो आंट है सुशांत की, वो उससे क्या है, उससे यंगर है। तो क्वालिफाइंग चाइल्ड है वो, हाँ। तो वहाँ पे ये क्या है, वो टेस्ट पास कर रहा है क्योंकि वो 24 साल से कम है, फुल टाइम स्टूडेंट है, और वो उसके साथ पूरे साल वहाँ पे रहा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आपने देखना है, जो मैंने बोला है वही क्वेश्चन बनता है। अब तक हमने पढ़ा क्वालिफाइंग रिलेटिव, पढ़ लिया चाइल्ड। और हमने दूसरा क्या पढ़ा था, एक और हमने कौन सा पढ़ा था अभी, डिपेंडेंसी टेस्ट पढ़ा था। और दूसरा एक हमने कौन सा पढ़ लिया अभी, क्वालिफाइंग चाइल्ड हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम क्वालिफाइंग रिलेटिव। तो क्वालिफाइंग रिलेटिव क्या होता है, तो क्वालिफाइंग रिलेटिव जो होता है उसके बारे में हम पढ़ के चलते हैं। तो क्वालिफाइंग रिलेटिव के लिए हमने क्या देखना है, क्वालिफाइंग रिलेटिव के लिए हमने क्या करना होता है, 4 टेस्ट पास करने होते हैं। तो हम वो देखते हैं कौन कौन से हैं और कैसे उनको हमने करना है। तो जो पर्सन है, मतलब जो टैक्स पेयर है, वो किसी और का क्या नहीं होना चाहिए, वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। पहली तो बात यह है कि जो टैक्स पेयर है वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए,
क्या लिखा, क्वालिफाइंग रिलेटिव डज नॉट हैव टू बी ए चाइल्ड, वो किसी दूसरे उसका चाइल्ड नहीं होना चाहिए। और वो जो उसका अगर कोई स्पाउस होगा तो वो उसके लिए जो उसकी स्पाउस है, स्पाउस उसकी क्या नहीं मानी जाएगी, उसकी डिपेंडेंट नहीं मानी जाएगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जो उसका अगर मान लो 2025 में अगर उसकी क्या है, अगर ग्रोस इनकम लेस देन 5200 है और एग्जैक्टली अगर उसकी 5200 से क्या लेस है तो वो आपका क्वालिफाइंग चाइल्ड माना जाएगा। अगर 5200 हो गई या उससे ज़्यादा होगी तो फिर वो आपका क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं माना जाएगा। और टैक्स पेयर मोर देन हाफ टोटल सपोर्ट प्रोवाइड अगर करता है तो वो आपका क्या माना जाएगा, क्वालिफाइंग चाइल्ड माना जाएगा। तो एग्जाम का जो ट्रैप है वो आपका क्या हो सकता है कि जो स्पाउस है वो आपका, ये मैंने आपको सब कुछ बोल के बता दिया है कि पहला क्या लिखा है, नॉट ए क्वालिफाइंग चाइल्ड द पर्सन कैन नॉट बी टैक्स पेयर क्वालिफाइंग चाइल्ड और द क्वालिफाइंग चाइल्ड और एनी अदर टैक्स पेयर। तो ये भी बता दिया कि लेस देन 5200 होना चाहिए और मोर देन हाफ उसका क्या होना चाहिए, टोटल सपोर्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें और भी क्लियर होती हैं बातें कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेस की जो मदर है उसका ग्रोस इनकम कितना है, 5100 है। और ग्रेस का जो 65% उसको क्या कहता है, सपोर्ट देती है। तो मदर किस क्वालिफाइंग नहीं है वो देखना है हमने। तो 51 को जब उससे कंपेयर करेंगे तो वो 52 से क्या है, कम है। और सपोर्ट कितना है, 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, उसने वो आपका क्वालिफाइंग रिलेटिव माना जाएगा। तो यहाँ पे वो कंडीशन मीट होती है। क्वेश्चन करोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब बात करते हैं मल्टीपल सपोर्ट के बारे में। तो मल्टीपल सपोर्ट में क्या है कि मान लो कि मल्टीपल सपोर्ट एग्रीमेंट कब यूज होता है, जब फैमिली के जो है कई, मान लो कई पर्सन मिलके कि किसी को बंदे को क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। मान लो किसी की मदर है, वो सब उसके बच्चे हैं 3, ये क्या कर रहे हैं, अपनी मदर को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। एक दे रहा है 30%, एक दे रहा है 40% और एक दे रहा है 30%। तो ये क्या दे रहे हैं, ये मल्टीपल सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत ये आते हैं, मल्टीपल सपोर्ट दे रहे हैं अपनी मदर को। तो ये क्या होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी को एक ने अगर उसको क्लेम करना है तो जो बंदा 10% से ज़्यादा का, अगर मान लो एक बंदा और होता है ये 20% दे रहा है तो ये कितना 10% दे रहा है, तो ये क्लेम नहीं कर पाएगा। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि मोर देन 10% उसको देना पड़ेगा तभी वो उसको क्लेम कर पाएगा। और स्पोर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कोई फूड दे दिया खाने के लिए, और कोई लॉजिंग का, क्लोथिंग का, एजुकेशन, मेडिकल का। तो इस तरह की जितनी भी फैसिलिटी देती है वो सब किस में आता है, स्पोर्ट में आती है। और ओन फंड कब काउंट होता है, जब स्पोर्ट पर एक्चुअली वो स्पेंड होता है। तो एलिजिबल ग्रुप के लिए हमने 50% से ज़्यादा की सपोर्ट देनी चाहिए। अगर कोई बंदा सिंगल है, नो सिंगल पर्सन, अगर कोई पर्सन 50% से ज़्यादा की सपोर्ट नहीं दे रहा है, अगर इनमें से कोई पर्सन क्या नहीं दे रहा है, 50% से ज़्यादा की सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो ये क्या करेंगे, अगर इनमें से किसी को लेना है ए बी सी, ये चाहते हैं कि हम अपनी मदर को अपने में दिखाएं और कुछ डिडक्शन लें, तो ये क्या करेंगे, इनसे एक एग्रीमेंट करवाएंगे और ये एग्रीमेंट में लिखेंगे कि हाँ तुम इसको क्लेम कर सकते हो। तो ये फिर अपनी मदर को क्लेम कर लेगा। इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से वो चीज़ और भी क्लियर होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मदर के कितने 3 चिल्ड्रन सपोर्ट देयर मदर, एक मदर के कितने बच्चे, 3 बच्चे हैं, जिसमें सारा 12% का देती है और डेविड 46% एंड माइकल 42% का क्या देता है, सपोर्ट देता है।
टुगेदर दे प्रोवाइड ऑल सपोर्ट, और वो सब मिलके उसको सपोर्ट करते हैं। ऑल द अदर डिपेंडेंसी टेस्ट आर मेट, और वो सब डिपेंडेंसी टेस्ट क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो हु मे क्लेम द मदर अंडर ए वैलिड मल्टीपल सपोर्ट एग्रीमेंट। तो कोई भी चाइल्ड देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है, मोर देन 50% नहीं दे रहा, क्योंकि ये 42 दे रहा है, ये 46, ये 12%। तो कोई भी यहाँ पे मोर देन 50% नहीं दे रहा है। ईच चाइल्ड प्रोवाइड कर रहा है किसे, 10% से ज़्यादा। तो सारा, डेविड एंड माइकल में बी सिलेक्टेड, तो तीनों ही सिलेक्टेड है। बट ओनली वन में क्लेम द मदर एंड रिक्वायर्ड कंसेंट, फॉर्म फाइल करना पड़ेगा उसको, 2120 मस्ट बी क्लेम्ड। तो यहाँ पे क्या है कि वैसे तो तीनों ही उसके लिए एलिजिबल है, लेकिन कोई एक ही ले सकता है। तो अगर किसी एक को लेना है तो एक वैलिड एग्रीमेंट करना पड़ेगा उनको, और फॉर्म 2120 फाइल करना पड़ेगा उस क्लेम करने के लिए। तो तब क्या करेगा कि वो उसको क्लेम कर सकते हैं। तो सबकी कंसेंट जरूरी है। तो यही बताया गया था इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन एक मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये आपने मान के चलना है, और ये ही क्वेश्चन आएंगे, तो इनको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डाइवोर्स और सेपरेटेड पेरेंट फॉर्म 8332। तो ये क्या है कि जो कस्टोडियल पेरेंट को सपोर्ट अमाउंट से नहीं, जो उन मान लो कि आपका कोई भी जो है, आपके मान लो एक स्पाउस है, उनका क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, या फिर वो क्या रहते हैं, वो आपके अलग रहते हैं, दोनों अलग हो गए, एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच में क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया, और डाइवोर्स होने की वजह से वो क्या रह रहे हैं, अलग रहते हैं। लेकिन उनके जो बच्चे हैं, वो अब उनके बारे में हमने यहाँ पे बताना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पे क्या कंसीडर किए जाएंगे। मान लो कि अगर उनके बच्चे हैं और उनको उसको क्या करना है, अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम करना है, तो उनको अगर अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम करेंगे, तो उसमें हमने ये देखना है कि जो पेरेंट है और वो बच्चे हैं, जो मान लो कि क्या करते हैं कि कुछ साल तो अ, एक साल में कुछ साल तो वो फादर के साथ रहते हैं, कुछ महीने वो अपनी मदर के साथ रहते हैं। तो दोनों क्या बन गए, वहाँ पे कस्टोडियल पेरेंट बन गए। तो हमने अगर उसको अपनी रिटर्न में दिखाना है, तो जिस भी मान लो जिसके साथ भी वो सबसे ज़्यादा दिन रहे हैं, वो देखेंगे हम, वो ही उसको क्या करेगा, क्लेम करेगा। और अगर मान लो वो अपनी मम्मी के साथ भी 6 महीने रहे और अपने फादर के साथ भी पूरे 6 महीने रहे, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों टाई कर गए। तो अब डिपेंड करेगा कि जो दोनों में से जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, वो उसको क्या कर सकते हैं, उसको अपने क्लेम कर सकते हैं। तो ये इसका एक रूल था। तो इसको आपने यहाँ पे देखना है। तो क्वेश्चन से आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि ओलिवर लिव्ड, मतलब कि जो ओलिवर है वो 220 दिन तो सोफिया के साथ, और 145 नाइट वो नो के साथ रहा, उनका बेटा था। तो सोफिया जो फॉर्म करेगी वो कौन सा करेगी, 8332 साइन करती है, और HOH कौन यूज कर सकता है वो बताना है। तो सोफिया कस्टोडियल पेरेंट है और जनरली HOH यूज कर सकती है। नो को रिलीज के स्पेसिफाइड बेनिफिट भी मिल सकते हैं। तो ये आपने देखना है, क्योंकि सोफिया के साथ वो 220 दिन नाइट रहा, तो ज़्यादा था, इसलिए उसने उसको क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, और फॉर्म 8383 डज नॉट ट्रांसफर HOH स्टेटस। ये क्वेश्चन है, ये देखना है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में एक जो अमेंडमेंट आई है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि जो टैक्सेबल इनकम है उसका आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कि अगर आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले आपके पास ग्रोस इनकम होगी। उस ग्रोस इनकम में से आपको कुछ डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन मिलने के बाद ये क्या आ जाएगी, आपकी AGI आ जाएगी। इस AGI में से आपने माइनस करना है क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन,
और आइटमाइज जो भी आपका ग्रेटर होगा वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आ गई थी आपकी एजीआई, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज में से जो ज़्यादा होगा उसकी आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। और उसके बाद अगर आपका कोई भी ये है माइनस शेड्यूल 1A एडिशनल डिडक्शन, ये नया पॉइंट आया है, इसको ध्यान रखना है। इसकी आपको क्या मिल सकती है, डिडक्शन मिल सकती है। और अगर आपने कोई क्यूबीआईडी ली है तो उसकी भी डिडक्शन मिल सकती है। तो उसके बाद जो आएगी वो आएगी आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या है, तो जो सिंगल और मैरिड फाइलिंग सेपरेटली के लिए 15,750 है, और मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली और क्वालिफाइंग सर्वाइवल के लिए कितना, 31,500, और हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए कितना है, 23,625। तो ये आपको ये डिडक्शन आपको पता होनी चाहिए।